नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और आशीष आयम। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, सोमिल मेहता हैं और तपन दोषी हैं, जो टेक्निकली और फंडामेंटली आपको स्टॉक्स को लेकर और सेक्टर्स को लेकर गाइड कर रहे हैं। और एक दिग्गज मेहमान है गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से, जो आपको बाजार की जो ब्रॉडर पिक्चर है उसको समझा रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी केनरा बैंक हेडलाइंस। भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील होगी फाइनल। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अपनी शर्तों पर डील करेगा भारत। आज से अमेरिका कई देशों को जारी करेगा टैरिफ लेटर। ट्रंप के ब्रिक्स से जुड़े देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक कमजोर, 25,500 के नीचे। जापान के बाजार निके में 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंक से ज्यादा कमजोर। जून तिमाही में जुबिलेंट फूडवर्क्स की कंसोलिडेटेड आय 17% बढ़कर 2261 करोड़ रुपए रही। स्टैंडअलोन आय 18% बढ़ी। वहीं डोमिनोज इंडिया की एलएफएल ग्रोथ घटकर 11.5% के पास। जून तिमाही में इंडियन 4% घटकर 3.25 लाख करोड़ रुपए के पास, तो डिपॉजिट्स पर भी दबाव। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का घरेलू डिपॉजिट करीब 10% बढ़ा। ग्रॉस एडवांसेस में भी 11% की बढ़ोतरी। जून तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर की आय में 10% की ग्रोथ संभव। वहीं वॉल्यूम ग्रोथ में भी सुधार। बारिश से डाबर की बेवरेजेस पोर्टफोलियो पर असर। आय में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान। ग्रीन एनर्जी पर टाटा पावर का बड़ा ऐलान। एजीएम में न्यूक्लियर सहित रूफटॉप सोलार और ईवी सेगमेंट पर फोकस बढ़ाने की कही बात। टाटा स्टील को ओडिशा सरकार ने दिया बड़ा झटका। कम मिनरल डिस्पैच के चलते थमाया 1900 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस। आज खुलेगा ट्रैवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। प्राइस बैंड 1045 से 1100 रुपए प्रति शेयर के बीच। आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और जीन स्ट्रीट मामले में सीबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का बड़ा बयान। कहा मार्केट में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं, निगरानी और बढ़ाएंगे। तो बाजार के लिए आज भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो संकेत हैं थोड़े से वीक हैं, क्योंकि बाजार में वेट इन वॉच का माहौल है और ट्रेड डील को लेकर एक तरह से फैसले की घड़ी आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही तमाम देशों को टैरिफ लेटर देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक धमकी भी आया है, और धमकी ये है कि उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा है कि अगर उनकी पॉलिसीज एंटी अमेरिकन रहती है तो 10% एडिशनल टैरिफ के लिए तैयार रहें। ट्रंप कुछ भी करना, कुछ भी कहना, लेकिन पूरी की पूरी नजरें इस बात पर हैं कि क्या कुछ होता है डील के फ्रंट पर। 26% टैरिफ तो लगा दिया था अमेरिका ने। अब नेगोशिएशन टेबल पर ये चीजें हैं, कितनी टैरिफ लगेगी। जो अनुमान आ रहे हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स के बयान आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये उम्मीदें बन रही हैं कि 16 से लेकर 18% के आसपास की टैरिफ पर बन सकती है। हालांकि जिन चीजों को लेकर थोड़ा सा लग सकता है कि मतभेद होंगे दोनों देशों के बीच में, या फिर डील को पूरी करने की कोशिश होगी, वो होगा एग्री और डेयरी वाला मामला। उस पर निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि प्री ओपन के लेवल्स आ जाएंगे। लेकिन इस बीच फाडा जो कि डीलर्स एसोसिएशन है भारतीय ऑटो कंपनीज का, उनकी बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। जून में गाड़ियों की जो रिटेल बिक्री है वो करीब 4.5% बढ़कर रही है 20 लाख यूनिट। ईयर ऑन ईयर के ये फिगर आपकी स्क्रीन पर। पैसेंजर व्हीकल की अगर रिटेल बिक्री की बात करें तो ये करीब 2.5% बढ़ी है। देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। खैर ये तो इस पर बाजार रिएक्शन दे ही चुका है। कंपनीज के जो बिक्री के आंकड़े आते हैं अलग अलग, उन पर हम देखते हैं कि रिएक्शन आते हैं। लेकिन आज फिर से फोकस में रहेंगे आईटी शेयर, फार्मा शेयर और ऑटोमोबाइल के तमाम शेयर निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाले हैं। तपन जी, ट्रेंड पर आपसे एक व्यू चाहिए, क्योंकि ट्रेंड में हमने भारी भरकम गिरावट देखी थी शुक्रवार को। 11% ये शेयर टूट गया। कंपनी की एजीएम से जो कमेंट्री निकल के आई, थोड़ी सी फैशन सेगमेंट की ग्रोथ लग रही है कि वो कम रहेगी FY26 में। आप जरा बताइए कि ट्रेंड की ये गिरावट मौका दे रही है या फिर अभी दूर रहे ट्रेंड की शेयर से?
जी अभिषेक, ये मुझे तो ट्रेंड अच्छा ही लग रहा है। अगर आप जिस तरह से गिरावट है वो चाहे, क्योंकि वैल्यूएशन ना ऑलरेडी हाई था, तो एक तरह से ये गिरावट आपको एक मौका देगी नीचे के लेवल पे बाई करने के लिए। क्योंकि आप देखें तो जिस तरह से उनका वेस्ट साइड, जूडियो और बाकी सब ब्रांड नो जिस तरह से चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट बातें चल रही है कि नो वो लोग ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा वेस्ट साइड और नो 800 के ज्यादा जूडियो आउटलेट्स नो ये 25 में ही है, और आगे जाके 2032 तक 4000 से ज्यादा स्टोर वो नो करने वाले हैं। और ऊपर से अगर आप देखो तो उनके मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है, जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखा था। तो रिटेल बेंचमार्क अगर हम लोग कुछ भी बात करें तो ट्रेंड एक नंबर 1 है, और नो इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। और आगे जाके भी लग रहा है कि जिस तरह से ऑनलाइन सेल्स भी उनका बढ़ रहा है ना, तो 40% से ज्यादा ऑनलाइन सेल्स बढ़ेगा। तो ये सब पॉजिटिव, और जो मैनेजमेंट कम्युनिटी थी वो अच्छी है। हाँ, ये थोड़ा एक स्लैग पीरियड आया, वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं था, लेकिन बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है। बिजनेस मॉडल में मुझे कुछ खास चेंज नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ से नीचे मिलता है 5-10%, तो मैंने जो सुबह बोला मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से नो एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्युमुलेट कर सकते हैं। 5,500 रुपए का भाव हो गया है। 6,6100 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से हमने गिरावट देखी है। बायोकॉन का शेयर भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि बायोकॉन की सब्सिडरी को वेबजुओ एफ्रेक्सी के लिए मंजूरी मिली है, और MHRA यूके से दवा की मार्केटिंग की मंजूरी मिली है। ये यूके का रेगुलेटर है। बाजार पिछले हफ्ते कंसोलिडेट किया, लेकिन बायोकॉन के शेयर में लगातार हम 6-17 से तेजी देख रहे हैं, और 350 वाला बायोकॉन हो गया है 380 रुपए का। गुरांग सर, गुड मॉर्निंग। आपसे व्यू चाहिए बायोकॉन के शेयर को लेकर। पहले भी हमने चर्चा की है, 400 रुपए के हमने लेवल भी देखे हैं बायोकॉन में। कैसी लगती है आपको कंपनी, और ये न्यूज किस तरह की है? धन्यवाद अभिषेक भाई, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी थी अभिषेक भाई, जब 2020 में वुहान वायरस चाइना ने पूरे विश्व भर को भेंट दिया था, जिसको कोई भेंट वो चाहिए नहीं थी, तब भी अगर आप देखने जाए तो पूरा फार्मा क्षेत्र का रुझान बहुत ही बेहतर था। और ये एक क्षेत्र था मात्र जो बाजार के विपरीत चाल चल रहा था। लेकिन इस क्षेत्र में यही एक स्टॉक था, बायोकॉन, जो क्षेत्र फार्मा क्षेत्र अच्छा कर रहा था। लेकिन इसका अगर आप रुझान देखें तो मेरे ख्याल से दायरेबंद या थोड़ा बहुत नकारात्मक। अब अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि धीरे धीरे करके खरीदारी की राय हमारी बायोकॉन पर है। लेकिन अभी आप जिस तरीके से कह रहे थे कि 350 वाला 380 के पार चला गया है, तो अगर पहले तो अगर निवेश है तो बने रह सकते हैं। अगर और जोड़ना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अक्सर ये जब कभी भी 380 और 400 या उसके पार जाता है, तो इसकी जो जीवन रेखा है वो कम हो जाती है अभिषेक भाई। और कुछ खबरों को लेकर के नीचे के तरफ के दायरे भी आपको देखना पड़ता है। तो अगर नीचे के स्तर पर पुराना निवेश है तो बने रहे। अगर आपको और जोड़ना है या नया निवेश करना है तो मेरे ख्याल से ये उबाल को थोड़ा ठंडा पड़ना दीजिए, नीचे की तरफ आने दीजिए, तब जा करके धीरे धीरे करके आप खरीदारी अक्यूमुलेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो लोग निवेशित हैं वो तो बने रहें। जिनको नया लेना है थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि सही बात है 400 रुपए के आसपास ये शेयर, मतलब हम देख रहे हैं कि ऑस्सिलेट कर रहा है एक रेंज में ही बायोकॉन का शेयर भी। लेकिन अब प्री ओपन लेवल की शुरुआत हो गई है, थोड़ा लेवल को सेटल हो जाने देते हैं। शुरुआत में तो काफ़ी बड़े बड़े झटके दिखते हैं। ICICI बैंक का शेयर आपको दिखेगा करीब 1.25% नीचे, रिलायंस भी करीब कमज़ोर दिखेगा। निफ्टी फिलहाल आपको दिखेगा कि सपाट है। निफ्टी कितना 4 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो मतलब ठीक है, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीज फिलहाल है, ये 9:08 के आसपास ये लेवल सेटल हो जाएंगे, फिर इसकी हम चर्चा एक बार जरूर करेंगे। लेकिन 9 के 9 रत्न, यानी कि वो 9 शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर, रिपोर्ट के दम पर, सरकार की पॉलिसीज के दम पर एक्शन जरूर देखेगा। शरद हमारे साथ रेडी हैं 9 के 9 रत्न लेकर। शरद, बताइए आज कहां फोकस रहने वाला है? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है बात करते हैं आपके ऑयल रिफाइनर्स पे। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रह सकता है और नेगेटिव रहेगा अपस्ट्रीम प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ओपेक ने जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दी है अगस्त से। और ऑफ कोर्स इन्होंने एग्री किया है कि जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 5,48,000 बैरल्स पर डे रहने वाला। अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेशंस था 4,11,000 का। गोदरेज कंज्यूमर्स की Q1 अपडेट जो है पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे डबल डिजिट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। वही डाबर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर अपडेट देखने मिली है, खास करके जो एक लो सिंगल डिजिट 1 से 3% तक का जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है। केमिकल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। नीति आयोग ने जो है केमिकल इंडस्ट्री पे पेपर रिलीज़ किया है और
इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और 2030 के टारगेट्स भी दिए हैं। सबसे पहला पीएलआई स्कीम केमिकल स्पेस में आ सकता है। ड्रीमवर्क्स की बात करें तो E18 और स्वदेश का इम्पैक्ट है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रही है। और अब देखिए बजाज फाइनेंस और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने लगभग 3-3 लाख शेयर्स की जो है आप कह सकते हैं सेलिंग की है, और एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने एग्जिट भी किया है लगभग 3 लाख शेयर्स का। इंडसइंड बैंक कमज़ोर नतीजे आए हैं यहाँ पे। नेट एडवांसेस डिपॉजिट्स दोनों ही सेगमेंट सिक्वेंशियली लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस लीजिए, यहाँ पे गिरावट देखने मिला है। टाटा पावर का एजीएम हुआ था, लार्जली न्यूट्रल है, कुछ नया खास उन्होंने कहा नहीं है। उन्हें बस कहा है कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है वहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगी, और जो सोलर ट्रांजिशन थीम पे एग्जिस्टिंग कमेंट्री था वही उन्होंने रिपीट किया फिर से। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यह स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है एचटी कोरिया शिप बिल्डिंग के साथ, तो यहाँ पे हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। और आखिर में जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है डोमिनोज का वो अच्छा हुआ है। भारत के बिजनेस का लगभग 12% का आया है, लेकिन टर्की का बिजनेस यहाँ पे डी ग्रोथ आया है। तो ऑफकोर्स इन अहम स्टॉक्स पे जो है हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए इस 9 के नवरत्न स्टॉक्स में जो है मैं शिवांगी को जुड़ना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग शिवांगी, यहाँ पे जो है अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा आईओसी पर। एक रेंज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसमें हमने क्लोजिंग देखा था फ्राइडे के सेशन में, जो कि एक इंडिकेशन है कि बुल्स अब एक्शन के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। फॉलो अप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब कंटिन्यूसली स्टॉक ने अपने 50 डेमा को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट के तौर से माना है, और जिस तरह से लगभग पिछले एक हफ्तों में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स भी स्पाइक हुए हैं, वो एक काफी पॉजिटिव टर्न अराउंड होने का है ये स्टॉक में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 163 के टारगेट्स के लिए, 146 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, शिवांगी के रडार पर ये दोनों के दोनों शेयर हैं। टाटा पावर को लेकर एक व्यू चाहिए, और तपन जी आप जरा व्यू दीजिए। एजीएम में न्यूक्लियर और सोलर सेक्टर पर ये फोकस बढ़ा रहे हैं, साथ ही रूफटॉप सोलर ईवी चार्जिंग पर फोकस बढ़ाने की कंपनी ने बात की है। टाटा पावर वेल डाइवर्सिफाइड ये कंपनी, और आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करने के लिए तैयार है। पीछे भी हमने देखा है कि चार्जिंग इंफ्रा को लेकर कंपनी ने काफी बड़े बड़े फैसले लिए थे। आप जरा बताइए टाटा पावर प्राइस के लिहाज से और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या आपको सही दिख रहा है इस वक्त? पानो एक स्वीट स्पॉट पे अभी थोड़ा, क्योंकि अगर आप देखें ना कि जिस तरह से ईवी का, जिसे चार्जिंग स्टेशन की आप ये बात करना, इंडिया में सबसे ज्यादा वही लगा रही है। इवन टाटा जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है रूफटॉप में, उसमें भी वो नंबर 1 है। तो मेरे हिसाब से इन सब सेगमेंट में धीरे धीरे वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो लोग 2045 तक तो पूरा ग्रीन एनर्जी की बातें कर रहे हैं। 75,000 करोड़ का कुछ आगे जाके कैपेक्स भी आने वाला है। और मेरे हिसाब से जो रिन्यूअल में उनका 6 गीगावाट के आसपास जो उनका प्लान था, अभी ऑलरेडी कैपेसिटी वो बढ़ा के 20 गीगावाट की वो कैपेसिटी बढ़ा रहे। तो पूरा ना अपना विजन पूरा क्लियर है, और क्योंकि ये अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, चार्जिंग स्टेशन, सोलर और ईवी प्लस थर्मल, तो एक अच्छा मौका देता है। ये अगर आप स्टॉक देखें तो अपने हाई से ऑलरेडी आई थिंक 20% के आसपास है डाउन। तो मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए किसी को इन्वेस्ट करना, ये एक अच्छा खासा स्टॉक रह सकता है जो आपको डिसेंट रिटर्न देगा यहाँ से भी। रिटर्न दे सकता है ये शेयर। जुबिलेंट फूड वर्क्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जो अपडेट्स इनके आए हैं वो अच्छे हैं। रेवेन्यू 17% बढ़कर 2261 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, और डोमिनोज इंडिया की एलएफएल ग्रोथ यानी कि लाइक फॉर लाइक, यानी कि सेम स्टोर की अगर हम क्वार्टरली अगर कंपैरिजन करें तो वो जो ग्रोथ रही है करीब 11.5% की रही है। तो एक अच्छा अपडेट यहां से भी निकल के आया है। जुबिलेंट फूड, गौरांग सर आपसे व्यू चाहिए। जुबिलेंट फूड क्या करना चाहिए शेयर में, कंपनी आपको कैसी लगती है ये? मेरे ख्याल से जहां तक क्यूएसआर सेगमेंट का सवाल है अभिषेक भाई, ये कंपनी प्रथम कंपनी थी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए। फिर उसके बाद हमने काफी सारी बाकी अन्य कंपनियां देखी, वेस्टलाइफ देखी, बारबेक्यू नेशन देखी, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जैसी कंपनियां लिस्ट होते हुए देखी। जहां तक मेरी याददाश्त, अगर मैं सही हूं अभिषेक भाई, तो आईपीओ जब आया था कई सालों पहले, तब भी आईपीओ में निवेश की राय थी, और उसके पश्चात
काफी लंबे समय से हमारी रिसर्च टीम ने बुनियादी तर्क के आधार पर जुबिलियंट फूड्स पर खरीदारी धीरे धीरे करने की राय दी है। एक दिक्कत बीच में आई थी डंकिन डोनट्स को लेकर के, जहां पर बैलेंस पर दबाव था, क्योंकि योगदान एक तरफ जो इनका पिज्जा का है डोमिनोज वो अच्छा दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो डंकिन डोनट्स इन्होंने लॉन्च किया था वो पैसे खा नहीं रहा था, पी रहा था, उसकी वजह से दबाव था। फिर निर्णायक तरीके से धीरे धीरे करके एक कारोबार की रणनीति जमीनी स्तर पर लागू हुई और फिर ज्यादा ध्यान डोमिनोज पर दिया गया, जो कि पिज्जा आउटलेट है। रन रेट की अगर आप बात करें तो SSSG, जिसे हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर आई है और नए प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने मेन्यू पर लॉन्च किए। और जहां तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है अभिषेक भाई, इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर खाने पीने के पदार्थों के दाम ऊपर जाते हैं तो बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट्स जो मेन्यू पर है उनके दाम बढ़ा देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप और हम जैसे उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं एक पिज्जा के अगर हम ऑर्डर करते हैं। तो अगर निवेश है तो निवेशित रहे और धीरे धीरे करके निचले स्तर पर खरीदारी करें। ये बिल्कुल निचले स्तर पे खरीदारी जो है जुबिलियंट फूड वर्क्स गौरंग सर के राय है। लेकिन ऑर्डर स्पेसिफिक पे जो है कोचिन शिपयार्ड पे नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ऑर्डर्स और आ सकते हैं। इन्होंने एक MOU साइन किया है HD कोरिया शिप बिल्डिंग के साथ। यहाँ पे देखें तो कोलैबोरेशन होगी न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए। ऑफकोर्स ये ट्रेंड जो है देखेंगे कि अच्छी मोमेंटम आ सकती है, खास करके एक्सपोर्ट ऑर्डर विंस को लेके। सोमिल, ज़रा चार्ट पे देखिए कोचिन शिपयार्ड का क्या है, और ऑफकोर्स देखा जाए तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। तो यहाँ पे आपका क्या पिक बनता है, यहाँ पे कहाँ पे कमाई के मौके आ सकते हैं? I think coaching shipyard topic रहेगा. I've been watching this for a little while now. एक ending diagonal pattern बन रहा है. It is still in formation. और यहाँ पर जो support है वो 1970, 1960 के आसपास है. थोड़ा सा deep है, लेकिन मुझे लगता है कि in the short term, in the medium term outlook, this will be a very good pick. और यहाँ से बहुत अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है. The targets in the short term would be 20 to 80, और in the medium term outlook अगर मैं देखूं तो 2550, 2600 के levels टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा. नीचे में जो सपोर्ट्स हैं वो 1960, 1950 के आसपास है, और उसके नीचे और एक सपोर्ट 1910 पर है. तो ये सपोर्ट को ध्यान में रख के ऊपर में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है. कोचिन शिपयार्ड को लेकर ये व्यू है। और हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयरों के लिए ना, मतलब रह रहे के ट्रिगर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी डिफेंस एक्विजिशन लगातार किया जा रहा है, और जो घरेलू कंपनीज उन्हीं पर फोकस भी लगातार है। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे, और बाजार की ना सुस्त शुरुआत के ही संकेत हैं। इन लाइन विद द एशियन मार्केट्स जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर भी सुस्ती है। और आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी भी शुरुआत पॉजिटिव थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते 50 अंकों के आसपास की गिरावट दिखने लगी थी। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो खुलेगा 10 अंकों की हल्की सी गिरावट पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 100 अंकों की कमजोरी पर निफ्टी बैंक के खुलने के संकेत है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो शायद शुरुआत में सही रह सकता है, आगे देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस निकल के वहां से आता है। लेकिन आज जो शेयर परफॉर्मेंस अच्छी देते हुए दिखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ट्रेंट काफी पिटाई का शिकार हुआ था। ये शेयर शुक्रवार के सत्र में 11-12% ये शेयर गिर गया था। क्यों गिरा था, हमने काफी विस्तार से इस पर आपको जानकारी दी थी। और ट्रेंट में थोड़ी सी बाइंग लौट सकती है, 1% ऊपर ये खुलते दिख रहा है। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होती हुई दिख रही है। ITC, नेस्ले, थोड़ी सी बाइंग इन दोनों शेयरों में हो सकती है। फार्मा की बात करें तो फार्मा में सिप्ला हल्की से गेंस पर खुलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा L&T, अडानी एंटरप्राइजेज, यहां पर भी 0.25% की गेंस पर खुलने की उम्मीद है। तो कोई बहुत बड़ी ओपनिंग किसी निफ्टी स्टॉक में नहीं होने जा रही है। 1% की तेजी किसी शेयर में नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो इंडसइंड बैंक में 1% के आसपास की कमजोरी आएगी। इनके अपडेट्स भी आए हैं, ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी आई हैं, थोड़ी सी नरमी इसमें है। इंश्योरेंस स्टॉक्स चले बहुत हैं इस साल। अगर इस साल के टॉप परफॉर्मर की बात करें अगर आप, तो उसमें आपको HDFC लाइफ, SBI लाइफ दोनों के दोनों शेयर दिखेंगे। थोड़ी सी नरमी वहां पर दिखेगी। IT वाला खेमा थोड़ा सा मिला जुला है। टेक महिंद्रा थोड़ा नरम खुलेगा। बैंकिंग की बात करें तो ICC बैंक में 0.5% के आसपास की कमजोरी दिखेगी। और अगर आप कंजम्पशन को देखेंगे तो कंजम्पशन में FMCG शेयरों में तो आपको तेजी दिखेगी, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो शेयर हैं, जैसे ऑटो भी आप जोड़ लीजिए, टाइटन जोड़ लीजिए, तो टाइटन, हीरो मोटो, ये जो 2 शेयर हैं आज थोड़ी सी कमजोरी पर खुलने के संकेत दे रहे हैं।
तो बाजार की नजर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि वेट इन वॉच वाला ही माहौल है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर नजर है। ट्रंप ने कहा है कि वो आज रात से टैरिफ लेटर जारी करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो 9 जुलाई की जो डेडलाइन है उसके पहले हम देखेंगे कि जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं पहले तो उन्हीं पर नजर होगी। उन बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में भारत भी है। भारत की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका को हम करीब अपने टोटल एक्सपोर्ट का 18% अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और इस मामले में सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका ही है। चलिए, शुरुआत हो गई है भारतीय बाजारों की और निफ्टी कमजोर खुल के थोड़ा सा और नीचे आते हुए अब जो गिरावट है करीब 40 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है करीब करीब 75 अंकों के आसपास की आपको दिखेगी। इंडेक्स को थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं। इंडिया विक्स 3% ऊपर है, थोड़ा सा फियर, थोड़ी वोलेटिलिटी उसी का सूचक है और इंडिया विक्स हम देख रहे हैं कि करीब 3% चढ़ के, हालांकि अभी भी काफी कंफर्टेबल रेंज में है, करीब 13.25 के आसपास का इंडिया विक्स है। लेकिन जो शुरुआत हुई है आप उसमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, वो आपको अच्छा दिखेगा। 1150 शेयर मजबूत हैं और करीब 850 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ खुले हैं। तो थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट हुई है वो हो गई है करीब 100 अंकों के आसपास की। 1-2 मिनट में थोड़ा सा मूव सेटल हो जाने देते हैं, लेकिन शेयरों पर आते हैं जहां से सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। कंजम्पशन का शेयर सपोर्ट करने का काम कर रहा है। HUL है, एशियन पेंट्स है, आधे से 0.25% के आसपास की मजबूती वहां पर है। टाटा कंज्यूमर का शेयर ऊपर खुला है। नेस्ले में हम मजबूती देख रहे हैं। ट्रेंट बड़ी गिरावट के बाद कोई खास रिकवरी नहीं है, सिर्फ 0.25% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक भी शेयर निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर आपको 1% का मूव दिखे शुरुआती सत्र में। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आप देखिए BL में सबसे ज्यादा गिरावट है, करीब 2% के आसपास की। लगातार ये शेयर चला है और लगातार रिकॉर्ड हाइस पर भी जा रहा था। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग उसमें आ रही है। IT की बात करें टेक महिंद्रा, ये थोड़े से कमजोर आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। टाइटन कमजोर है, सन फार्मा कमजोर है, लेकिन कमजोरी है सिर्फ आधे % की। 2 शेयर जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है वो है टेक महिंद्रा और BL के शेयर। निफ्टी है 40 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 75 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। गोदरेज कंज्यूमर के जो बिजनेस के जो अपडेट आए थे वो अपडेट आए थे अच्छे और जून तिमाही में 10% तक की इन्होंने ग्रोथ का अनुमान जताया है। वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 9% रहने की उम्मीद है। शेयर देख रहे हैं कि 5% करीब ऊपर ये कारोबार कर रहा है। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। डाबर को लेकर रिपोर्ट्स भी अच्छी आई थी और डाबर के जो अपडेट आए थे वो भी अच्छे आए थे। तो डाबर ऊपर है, करीब 2.5% ऊपर। मॉनसून का भी फायदा मिलता है। रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये शेयर है। FSN ई-कॉमर्स नायका के शेयर में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। इनकी कमेंट्री ठीक ठाक आई थी और 2% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। क्रूड नरम हुआ है तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो शेयर हैं, IOC हो गया, HPCL हो गया, BPCL, वो आपको ऊपर दिखाई देगा और पेट्रोनेट के शेयर में करीब 1% के आसपास के मूव से। जो शेयर कमजोर हैं, जुबिलेंट फूड करीब 2.25% कमजोर है। ये इनके अपडेट्स आए थे इसके बाद। एंजल वन में कमजोरी जारी है, करीब 2-2.5% शेयर आज भी ये कमजोर है। हमने देखा था कि बिकवाली हुई थी शुक्रवार को भारी मात्रा में जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद और BSE पर भी आज भी हम इंपैक्ट देख रहे हैं। आज रिकवरी नहीं आ रही है। 1-1.25% शेयर ये कमजोर आज के सत्र में भी आपको दिखाई देगा। जहां पर बड़े मूव्स हैं, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं कि कहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है। तो बड़े एक्शन में आप देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर सबसे ऊपर करीब 5%, शिपिंग कॉर्पोरेशन में करीब 3%, CSB बैंक करीब 2.5% ऊपर, डाबर करीब 2% ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई बहुत तोड़फोड़ मूव्स नहीं आ रहे हैं स्टॉक्स में। गिरने वाले शेयरों में इंडस टावर्स करीब 2.5% नीचे है, एंजल वन 2.5% नीचे है, चोला फाइनेंशियल भी करीब 2% नीचे है, जुबिलेंट फूड में करीब 2% के आसपास की गिरावट है। तो एक रेंज का बाजार आज फिलहाल अभी शुरुआती सत्र में दिख रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 40 अंकों की और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 100 अंकों के आसपास की। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये जानते हैं कि शुरुआती कारोबार में उनको ट्रेड के अच्छे मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। जी बिल्कुल। ओपनिंग ट्रेड में जो ऑफ कोर्स देखें शुरुआत है, आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स जो है रेंज बाउंड है, लेकिन FMCG स्पेस पे देखें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अच्छी बाइंग आ रही है। ऑफ कोर्स Q1 अपडेट्स देखें तो लार्जली सबके इनलाइन या अच्छे हैं। मॉनसून भी ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया कवरेज है। जो उनकी कमेंट्री आ रही है खास करके रूरल सेगमेंट पे, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन देखिए ऑपरेशनली नंबर्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और दिन का आप कह सकते हैं टॉप सेक्टोरल गेनर भी है आपके स्क्रीन पे। लेकिन आप चलिए ओपनिंग ट्रेड पे अब बात कर लेते हैं। सोमिल, ज़रा बताएं आपके क्या स्टॉक्स रहने वाले ओपनिंग ट्रेड में।
आई थिंक इस समय जो स्मॉलर बैंक्स है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। हाउएवर इस समय सबसे बेस्ट प्रॉब्ली रियल एस्टेट सेक्टर लग रहा है। लोढ़ा, डीएलएफ, ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोढ़ा में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय सिग्नल पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सेटअप है फॉर लोढ़ा। स्टॉप लॉस वुड बी 1350, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट ऊपर में 1440 का रहेगा। बिल्कुल। मैक्रोटेक डेवलपर्स पे जो है ऑफ कोर्स पिक है सोमल की। शिवांगी, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड, जरा बताएं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कुछ कंजम्पशन स्पेस के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ऑफ कोर्स आईओसी जो मेरा मॉर्निंग ट्रेड था वो काफ़ी वेल प्लेस्ड है और हम अच्छी फॉलोअप यहाँ पे देख रहे हैं। बट दूसरी नज़र यहाँ पे मेरी रहेगी डाबर पर। काफ़ी हफ्तों से हमने देखा है कि इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों से यहाँ पे काफ़ी एक म्यूटेड परफॉर्मेंसेस रहे हैं। बट ओवरऑल अब बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हो रहा है हायर टाइम फ्रेम में, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि काफी यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 520 तक के लेवल्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें और 490 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा डाबर इंडिया के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे खरीदारी की राय आ रही है। गौरांग सर, एक एफएमसीजी स्पेस पे ही बात कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स देखें तो आज जो है टॉप सेक्टोरल गेनर है। यहाँ पे Q1 अपडेट्स में स्ट्रेंथ आया है। मॉनसून में भी जो आप कहेंगे कि ओवरऑल कवरेज आ गया है, रूरल कमेंट्री पे भी ऑफ कोर्स हमारी नज़र रहेगी। आप किस तरह देखते हैं कंजम्पशन स्पेस पे? ऑफ कोर्स थोड़े वैल्यूएशंस क्वेश्चनेबल होते हैं कुछ स्टॉक्स के, लेकिन गौरांग सर ज़रा बताएं एफएमसीजी एज अ पैक यहाँ पे क्या लग रहा है? तो पहले तो नम्र विनती होगी कि थोड़ा समय दीजिएगा विस्तार में इस क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। पहले तो आपने जो बात बताई बारिश को लेकर के, मेघराज को लेकर के, तो बहुत ही सकारात्मक रुझान। हमारा मानना है कि ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से जो मांग है वो तीव्र गति से ऊपर जाएगी, क्योंकि अच्छी बारिश यानी कि फसलों की अच्छी पैदावार, फसलों की अच्छी पैदावार यानी कि जो आय है ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को लेकर के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट द्वारा इनको लाभ मिलेगा, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो कि बहुत अहम बात है, कच्चे तेल के दाम $80 से निरंतर गिर रहे हैं, और आज जो घोषणा हुई है ओपेक प्लस देशों की तरफ से उत्पादन बढ़ाने के लिए, उससे और नीचे की तरफ के दायरे, और हमारा अनुमान ये कहता है कि शायद $60 के नीचे ब्रेंट आएगा और $55 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स आ सकता है। उस परिस्थिति में एफएमसीजी क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक बात, लागत खर्च कम होता है। बाकी दूसरा जो लागत खर्च होता है वहां पर भी मेरे ख्याल से काफी नियंत्रण आया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के द्वारा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काफी बड़ा सुधार हुआ है, और बड़े शहरों, छोटे मझोले शहरों से मांग काफी दुरुस्त होने की संभावना। और एक बहुत ही अहम बात जो शायद मेरे ख्याल से काफी लोग चर्चा नहीं करते हैं, वो है जो राहत माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने आम टैक्स जो भुगतते हैं, जो भरपाई करते हैं, 12,75,000 का जो शून्य टैक्स है, उसका जो असर है वो शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल यानी कि तीसरी तिमाही के आसपास और जोर से आपको यहाँ पर मांग जुड़ती हुई दिखाई देगी जमीनी स्तर पर। अगर पूरा समीकरण सामने रखे तो काफी कुछ पसंद है हमारी एफएमसीजी क्षेत्र में। HUL, ITC, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले और ब्रिटानिया। और मैं मानता हूं कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस ये जो एफएमसीजी क्षेत्र से आप अगर तुलना करें इंडेक्स की, तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से हायर सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट में रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में इन स्टॉक्स ने। लेकिन अब मेरे ख्याल से समय आया है कि इनका अगर नतीजों का जो सिलसिला है ना तो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर ये बेहतर आए तो शायद ये क्षेत्र की अच्छी री रेटिंग है। री रेटिंग का भी दावेदार है एफएमसीजी सेक्टर। आज हालांकि देख रहे हैं कि बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने का काम एफएमसीजी ही कर रहा है, और निफ्टी का एफएमसीजी जो इंडेक्स है करीब आधे % ऊपर है। बाजार में भी लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है, और हमने कहा था बिकिनी आज दोनों तरफ ट्रेड के मौके आपको मिलेगी। डामाडोल रहेगा, बाजार थोड़ा दिशा की तलाश करता दिखेगा। ट्रिगर सामने खड़े हैं, उन ट्रिगर्स पर जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती बाजार एक
अभी के लिए डिसाइसिव मूव नहीं देगा, ऐसा फंसता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी में हालांकि लोअर लेवल से हम देखने की रिकवरी कोशिश हुई, हरे निशान में आया, फिर से लाल निशान में झूल रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो अभी हम देख रहे थे कि हरे निशान में इंडेक्स आके फिर से 40 अंकों की कमजोरी है। और ये आपको हो सकता है कि आज दिन भर दिखे, दिन भर एक रेंज में आपको बाजार घूमता हुआ दिखे। जो सेक्टर आज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, एफएमसीजी से सपोर्ट है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस से सपोर्ट है, उसमें एनर्जी भी आप जोड़ लीजिए। और जहां से प्रेशर है वो हम देख रहे हैं कि आईटी वाले स्टॉक्स, मेटल वाले जिनका ग्लोबल लिंकेज है ना, थोड़े थोड़े से वहां पर हम देख रहे हैं कि आज नरमी के संकेत मिल रहे हैं। जो आईटी इंडेक्स से ज्यादा कमजोर नहीं है, 39,000 के तो ऊपर ही है, 4.5% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी आईटी के इंडेक्स में हम देख रहे हैं। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी पिक क्या है, उनको कहां पर कमाई के मौके दिख रहे हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपने कौन से ट्रेड्स खोजे हैं? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डिक्सन पे मेरा ध्यान है। अगर हम इसके चार्ट को देखें, एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है और जो पुल बैक है वो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रांग हो सकता है। अभी हम ऑलमोस्ट 15,380-90 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा करीबन 15,220-230 के आसपास, ऑलमोस्ट 1% रिस्क। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 15,800 से लेके 16,000। डिक्सन को लेकर ये व्यू, डिक्सन 1.5% ऊपर खरीदारी करने की सलाह है। एक बार जरा प्रशांत जी फिर से रिपीट कर दीजिए अपने टारगेट स्टॉप लॉस। जी, स्टॉप लॉस होगा 15,220 के आसपास और टारगेट होगा करीबन 15,800 से लेके 16,000। 220, 15,800 से लेकर 16,000 तक के टारगेट होंगे डिक्सन टेक के लिए, 1.5% ऊपर और थोड़े से सुस्त बाजार में। चलिए, डिक्सन टेक में मूव्स तगड़े आ रहे हैं शरद, मतलब 15,000 का शेयर है लेकिन 3%, 4% तो ऐसे डामाडोल हो रहा है जैसा लगता है कि छोटे साइज का स्टॉक हो। ये डेली वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, किसी दिन अपग्रेड आ रहा है, किसी दिन डाउनग्रेड आ रहा है, किसी दिन कोई म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, किसी दिन प्रमोटर सेल कर रहा है। तो अभी न्यूज भी तो है ना लगातार, बहुत न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, काफी न्यूज फ्लो है। और देखा जाए तो अभिषेक वॉल्यूम्स भी एक बार चार्ट देखिए तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े वॉल्यूम हो रहे हैं डिक्सन टेक में। आई थिंक 19,000 का इनका हाईज था, अब ये वापस उस 19,000, हाँ 19,000 के ऊपर का हाई था। हाँ। लेकिन रिपोर्ट्स जो नोमुरा के थे ना, पहले 22,000 के टारगेट थे नोमुरा के, उसको थोड़ा सा उन्होंने कट किया, रिवाइज करके शायद 21,800 का किया। और इस पर अगर आप मैक्वारी की रिपोर्ट है, शायद उनके 9,000 के टारगेट है, यानी 9,000 से लेकर जो रेंज आप देखिए, आज बीएनके सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, वो भी करीब करीब 18,900 के टारगेट दे रहे हैं। तो डिक्सन टेक बड़ा गजब का स्टॉक हो गया। ट्रेड ही कीजिए इसको, निवेश करना है तो फिर आगे सोचेंगे। फिलहाल जो आपको रणनीति बताई है प्रशांत जी ने, उसके हिसाब से आपको बाइंग की रिकमेंडेशन है और 15,800 से लेकर 16,000 रुपए तक के टारगेट्स वो सुझा रहे हैं। सोमिल जी, आपकी कहीं बाजार में कोई नजर कुछ और गई है, कोई और आप ट्रेड सुझाना चाहेंगे? क्योंकि इंडेक्स का तो माहौल जो है बड़ा ही मतलब लैक लश्यर है, ज्यादा कुछ रीड करने को लेकर वहां है नहीं, बड़ा रिस्की भी है कुछ ट्रेड करना उसमें। रिस्की सभी चीज रिस्की होती है, बट ओवरऑल गेम प्लान हो तो इट विल बी इजियर। बट जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में भी कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस रखना, नॉट इंडेक्स स्पेसिफिक। इंडेक्स को अगर आप देखें तो बहुत समय से हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इंडेक्स सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो बहुत अच्छे मूव देखने मिले हैं। इस समय मेरा ध्यान पूरा रियल एस्टेट पर है, क्योंकि आज बहुत अच्छे मूव्स इसमें देखने मिले हैं, एक अच्छे लेवल से रिकवरी देखने मिल रही है। और दूसरा और एक जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंकिंग में भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छे मूव्स आ सकते हैं, क्योंकि 10 डेली मूविंग एवरेज पे ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स जैसे पीएनबी है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यही सारे ही स्टॉक्स 10 डेली मूविंग एवरेज से एक पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पीएसयू बैंकिंग पे एक बार मूव देखे जा सकते हैं। यूनियन बैंक वुड बी माय पिक। 20 डेली मूविंग एवरेज 148 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यूनियन बैंक में एक ऊपर के मूव्स देखे जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 158। ठीक है सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ के तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। निफ्टी 25 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें तो 58 अंक नीचे ये कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि
आईटी वाले शेयर कमजोर हैं, मतलब यही है लोगों के मन में कि ट्रंप को ये झटका ना दे दें, उसके पहले थोड़ा सा ना सतर्कता वाला माहौल साफ दिख रहा है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, ये तीनों के तीनों शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। एक व्यू लेते हैं कि कहीं कुछ मौका बन रहा है क्या। शिवांगी जी, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से आईटी स्टॉक्स में कुछ ट्रेड करना है अभी या फिर छोड़ दें अभी? जी बिल्कुल, आईटी स्पेस में हमने देखा कि इन्फोसिस में काफी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, बट आज के सेशन में हमने फॉलो अप नहीं देखा है इतने स्ट्रांगली। तो हैवी वेट्स में थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि प्रेशर इंटैक्ट है। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे हमने देखते हैं कि रिकवरी अटेम्प्ट होती है, बट फॉलो अप ना होने के कारण कंसोलिडेटिव बैंड में चला जाता है ये स्टॉक। बट पहला पसंदीदा काउंटर मेरा आईटी स्पेस में रहेगा कोफोर्ज। ये लगभग पिछले 13 हफ्तों से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट बनाया है और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज किया है स्टॉक ने। मार्केट के वीकनेस और वॉलेटिलिटी के बावजूद ये एक ऐसा स्पेस रहा है जो काफी रेजिलेंट और स्ट्रांग रहा है, और यहाँ पे ये पूरी तैयारी कर रहा है 2000 के टारगेट्स के लिए, और 1900 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। पोजिशनली भी ये स्टॉक एक वेल्थ क्रिएटर रहा है। हमने देखा है कि पिछले 7 सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ये स्टॉक ने। तो ओवरऑल कुल मिला के काफी वेल प्लेस्ड है इन लेवल्स पे। जी बिल्कुल, कोफोर्ज पे जो है शिवांगी की राय है, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस 2000, स्टॉप लॉस 1900 का। एक बार ऑयल गैस सेगमेंट में देखते हैं। ऑफकोर्स पेट्रोनेट एलएनजी पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स एक अपग्रेड भी आया है ब्रोकिंग हाउस से। स्टॉक में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तपन, ज़रा पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बताएंगे कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट में यहाँ पे क्या स्टॉक पे इम्पोर्टेंट ट्रिगर आ रहा है? जी सर जी, देखो पेट्रोल एंड एलएनजी आपको भी पता है ना, काफी हद तक नो ग्लोबल प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। ऑफ कोर्स इंपोर्ट काफी होता है, तो वो ही है कि अगर कोई क्राइसिस आती है ग्लोबली भी, जैसे ये यूक्रेन और रशिया का हुआ और बीच में ईरान और इसराइल का, तो उससे भी इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो काफी हद तक मार्जिन धीरे धीरे वहां भी बढ़ रहा है। और देखो ये स्टॉक उनके लिए ना जो थोड़ी वॉलेटिलिटी सहन कर सके, ये ओवर द टाइम नो पेट्रोल एंड एलएनजी ऐसा कुछ बम्पर रिटर्न दिया नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंड है। तो ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ है ना, मार्जिन एक्सपेंशन और डिक्रीज बहुत ही जल्दी होता है बेस्ड ऑन द ग्लोबल प्राइसेस। और क्योंकि ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस में सब ब्रोकिंग हाउस कवर कर रहे हैं, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कंसिस्टेंसी में ज्यादा चाहना चाहिए। तो इबिटा अभी थोड़ा एक्सपांड हो रहा है अराउंड 10% के आसपास। अभी Q4 का शायद ये जिस तरह से रिजल्ट लगे शायद बीट भी करेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि यहाँ मूवमेंट आएगी, लेकिन अगर आप बोले कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या पेट्रोनेट एलएनजी लेना चाहिए, तो मेरी ना होगी। यहाँ अगर आपको जाना है तो आई थिंक गेल विल बी बेटर ऑप्शन कंपेयर टू पेट्रोनेट एलएनजी, क्योंकि वहां एक तरह से कंसिस्टेंसी और वहां प्राइसिंग पावर भी है। तो मैं गेल की तरफ जाऊंगा, ना कि पेट्रोनेट एलएनजी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में गेल ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा अगर आप कंपेयर करें पेट्रोनेट एलएनजी के साथ। गौरांग सर, ऑफकोर्स कंजम्पशन की तो हम बात कर लिए, लेकिन जो बैंकिंग स्पेस है यहाँ पे पीएसयू बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। इन दोनों स्पेस पे जो आप किस तरह आपकी नज़रिया रहेगी, और यहाँ पे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में और एक अच्छा मोमेंटम खास करके फंडामेंटल्स की इंप्रूवमेंट में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स देखने मिल सकता है, या वैल्यूएशंस पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं? तो देखिए, वित्तीय क्षेत्र को लेकर के हमने कई बार हमारे ही चैनल ईटीएन और स्वदेश पर लोगों का मार्गदर्शन करते हुए निवेशकों की जो लंबी अवधि की निवेश की विचारधारा या सीमा होती है, और हमने यहाँ तक कहा है कि अगर आपका शेयर बाजार में निवेश और पोर्टफोलियो हो, तो उस पोर्टफोलियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज होना अनिवार्य है। अब मैं पक्षपात तो नहीं करूंगा सरकारी बैंक निजी क्षेत्र बैंक में, क्योंकि हमें दोनों तरफ पलड़ा बराबर का लगता है। और जिस प्रकार से कुछ बैंकों के बिजनेस अपडेट्स आए हैं पहली तिमाही को लेकर के, मेरे ख्याल सिवाय इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक में मेरे ख्याल से परिस्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो शायद वहां पर थोड़ा बहुत असर, लेकिन आपको एक बराबर सा का झुकाव देना चाहिए, न कि किसी एक तरफ। जितना निजी बैंक में आप निवेश करते हैं उतना ही निवेश आपको सरकारी बैंकों में भी करना चाहिए, और एक छोटा हिस्सा जैसे हमने कहा मजबूत एनबीएफसी, क्योंकि वहां पर भी अगर आप देखने जाएं
तो नतीजों को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सा रुझान। एक स्टॉक एनबीएफसी में जो बाजार के विपरीत चाल चल रहा था पिछले अक्टूबर से, जब से बाजार में गिरावट आई थी, और अभी हाल फिलहाल विभाजन हुआ है उसका बोनस और स्प्लिट को लेकर के, वो है बजाज फाइनेंस। काफी लंबे समय से हमारी टीम की रिसर्च की खरीदारी की रही है। और बाकी सरकारी बैंकों में अगर एक दो नाम लूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक अच्छा लगता है। निजी क्षेत्र बैंकों में दिग्गजों से शुरुआत करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, और छोटी मझोली बैंकों में आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक। मिड कैप्स में ऑफ कोर्स देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी नजर रहेगी। गौरंग सर की राय है। धन्यवाद गौरंग सर, आप हमारे साथ जुड़े। और आपके कोई डिस्क्लेमर है? धन्यवाद आपका फिर से। जहाँ जो भी राय हमने आपके सामने रखी वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। प्रशांत, तपन, शिवांगी, आप हमारे साथ अभी जुड़े रहें। अभी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है भारत और यूएस के ट्रेड डील को लेके। अभिषेक, ट्रेड डील जो है अब थोड़े दिन में, 1 या 2 दिन में अनाउंस आ जाएगा। आई थिंक आज रात 12 बजे से वो लेटर्स आने लगेंगे। भारत का भी जो है एक व्यू पॉइंट है, यूएस का भी एक व्यू पॉइंट है। कहाँ पे क्या डील है, उसके पहले जो है आप ज़रा ये हमें बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या ये ट्रेड का भारत और यूएस का? शरद, देखिए ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया क्यों? ट्रंप का ये था कि हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको सहारा देना है। और मतलब अगर आप तुलना करेंगे कि कौन देश कितना टैरिफ लगा रहा है, तो जो वेटेज, जो एवरेज जो टैरिफ था जो अमेरिका हमसे वसूल रहा था अब ये 2 अप्रैल के पहले, वो था 2.8%। 2.8। और अब हम कितना वसूल रहे थे? करीब करीब 7.5 पौने 8% के आसपास। तो ट्रंप इसी को लेकर चिंतित थे कि ये जो डिस्पैरिटी है ना थोड़ा सा कम हो, इसको ब्रिज किया जाए। लेकिन उन्होंने एक झटके में कितना टैरिफ लगाया? 26% का। 26% का आंकड़ा। हाँ, तो उम्मीदें अब ये बन रही हैं कि शायद 15 से 18% के बीच में कुछ सहमति बन जाए। माने नेगोशिएशन हो रहा है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन नेगोशिएशन जो फंसता हुआ दिख रहा है वो 2 चीजों पर। एक तो एग्री प्रोडक्ट्स पर। अब उसमें सरकार की दिक्कत यह है कि तमाम जो छोटे किसान हैं जिनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग है, छोटी हैं, अब वो प्रभावित होंगे अगर हम वो मार्केट को खोल देते हैं अगर अमेरिका के लिए। तो ठीक है, आजीविका का फिर संकट आ जाएगा, लाइवलीहुड की दिक्कत आ जाएगी। तो वो पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है और इकोनॉमिकली भी सेंसिटिव मुद्दा हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट्स एक और चीज है, अमेरिका चाहता है कि वो बाजार भी आप हमारे लिए खोलिए, भारत चाहता है कि वो उसको ओपन अप ना करें। 2 चीजें हैं ये जिससे बहुत मतलब ना लार्ज स्केल पे लोग जुड़े हैं। हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारी जो टोटल जो पॉपुलेशन है करीब करीब 55 to 60% लोग अभी खेती पर ही डिपेंडेंट हैं। तो वो चीज शायद सरकार ना खोले। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को? फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, अपैरल, ये तमाम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अमेरिका का जो हिस्सा है 18% का है। तो एक साइजेबल है, 18% है। और जो हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जीडीपी का करीब करीब 2.25% हिस्सा है। तो वो भी काफी क्रूशल है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 120 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं सालाना, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से वो है 70 बिलियन का। तो ये ट्रेड गैप है। ये ट्रेड गैप को ही कोशिश कर रहे हैं कि ये किस ट्रेड तरह गैप के neutralize चलते ही हो। तो ट्रंप भड़के हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये ट्रेड गैप फिल हो। तो ये सारी चीजें देखिए, नेगोशिएशन चल रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। लेकिन भारत के कुल इंपोर्ट में जो अमेरिका का हिस्सा है वो है 6.25% के आसपास का। तो हम 18% उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 6.25% वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इस चीज को लेकर है। अगर हम बिलियन के टर्म में अगर बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी का हम टोटल जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को 29% हमारा अकेले अमेरिका को जा रहा है। टेक्सटाइल अपैरल 28% अकेले अमेरिका को जा रहा है। फार्मा 30% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑटो पार्ट्स 15%। तो ये सेक्टर्स को ना हम कह भी रहे हैं कि इसको लेकर लगातार आप थोड़ा सा अपने फोकस लिस्ट में रख के चलिए। टैरिफ में अंतर कितना है अगर हम प्रोडक्ट वाइज अगर हम तुलना करें तो एग्री प्रोडक्ट में देखिए अमेरिका में जो टैरिफ वसूला जा रहा है हमसे वो है 5.3% का। हम जो टैरिफ लगा रहे हैं वो है 37.7% का। तो अगेन एक बड़ा गैप है। गोल्ड ज्वेलरी में वो जो टैरिफ वसूल रहे हैं 5.5 से लेकर 7% का वसूल रहे हैं, हम जो वसूल रहे थे 20% का वसूल रहे थे। बहुत डिस्पैरिटी आ रहा है। फार्मा में अमेरिका में 0 है,
हम जो टैरिफ लगाते हैं 10% का टैरिफ लगाते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो 2.6% अमेरिका में था और 5.9% भारत में था। अब ये गैप है, देखिए अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी, हम अगर इकोनॉमी खोल दें अगर, तो हमारे यहाँ तो फिर संकट हो जाएगा। हमें अपने देश की भी इंटरेस्ट देखना अपने देश का भी देखना और है। यही स्टांस गवर्नमेंट का भी है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि यूएस जो बोले सब में हाँ में लाना है। तो जो कंपनीज हैं जरा एक बार उनकी भी लिस्ट में सामने रख देता हूं, जो जेनरिक दवाओं का जो बड़ा एक्सपोर्ट जो कंपनीज कर रही हैं फार्मा में, अरविंदो है, जाइडस लाइफ है, ल्यूपिन, सिप्ला, टोरेंट, 40 से लेकर 55% के आसपास तक की जेनरिक ड्रग्स को वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम ऑटो की बात करें तो टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनीज हैं ये थोड़ा सा डिपेंडेंट अमेरिका पर ज्यादा है। जो ऑटो एंसिलरी वाले हैं ज्यादा डिपेंडेंट है, और जो फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज थोड़ा कम डिपेंडेंट है, उस पर असर नहीं आएगा एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, क्योंकि जेएलआर का एक्सपोजर वहां पर है। पर आई थिंक जेएलआर में अभिषेक टाटा मोटर्स अभी तक थोड़े डिस्पैचेस को रोक दिए हैं, जिस तरह टैरिफ की आप कह सकते हैं कि पूरी पिक्चर। जेएलआर वाले एक्चुअली यूके से भी कनेक्शन जुड़ जाता है, यूके से भी कनेक्शन है, तो थोड़ा सा ना वो जुड़ जाता है, उसके चलते डिस्पैच रोका था। ये बिल्कुल। तो चलिए जरा ये समझते हैं कि कहां पर नजर होनी चाहिए बाजार में आपकी। तपन जी, कोई ऐसे सेगमेंट्स जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए, अगर किसी को नया पैसा डालना हो, थोड़ा वेट कर लेना सही रहेगा जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है ट्रेड डील को लेकर? वेरी ऑफ कोर्स कुछ सेक्टर में जैसे आपने बताया ना, खास करके यहाँ केमिकल सेक्टर में, जैसे शरद ने बताया कि काफी अच्छा पीएलआई स्कीम का आ रहा है, तो वो एक मैं पहले सोच रहा था, लेकिन जिस तरह से आ रहा है तो वो वहाँ एक अच्छा खासा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे आईटी सेक्टर एक ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि ट्रेड डील ऑफ कोर्स डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, आईटी में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट इंपैक्ट आ जाता है। तो एक आईटी सेक्टर में यहाँ मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। प्लस और एक होता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज में, ऑटो एंसिलरी आपको जैसे पता है कि नॉर्मली वहाँ काफी एक्सपोर्ट होता है, तो वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जैसे भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, काफी हद तक एक्सपोर्ट वहां हो रहा है, तो वहां भी मुझे इंपैक्ट लगेगा। प्लस जो एक्सपोर्ट करते हैं जैसे अपने टाटा मोटर्स एंड ऑल दैट, तो वो भी वहां भी थोड़ा इम्पैक्ट ऑटो में दिखेगा। तो मुझे ये कुछ सेक्टर में लग रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आईटी, ऑटो एंसिलरी, खास उन दो सेक्टर में मैं खास थोड़ा कॉशियस रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं आप उस पर नजर रख के चलिएगा। आज मतलब निफ्टी और निफ्टी बैंक खुले हुए करीब 25 मिनट के आसपास का समय हो गया। निफ्टी 3 अंकों पर आपको देखेगा, निफ्टी बैंक की बात करें तो 50-60 अंकों के आसपास की गिरावट आज के सत्र में आपको होती हुई दिखेगी। लेकिन क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर आपको थोड़ी बाइंग दिखेगी। ओएमसीज आप देखिए, आईओसी, बीपीएचपी, ये तमाम शेयर आपको ऊपर दिखेंगे। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है, हालांकि बाइंग ज़्यादा नहीं है, 0.25% के आसपास के मूव्स आपको दिखेंगे। एक व्यू इस पर भी चाहिए, तपन जी आप ही व्यू दीजिए। मान लीजिए किसी को थोड़ा सा लंबा प्ले करना हो अगर ओएमसी बास्केट में, अब क्रूड ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादा उछलेगा नहीं यहाँ से, अब सप्लाई यहाँ से लगातार बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं। ओपेक प्लस ने जो अनुमानित जो आंकड़ा था उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है, करीब 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन। आप जरा ये बताइए कि ओएमसी में कुछ बाइंग करनी है अगर निवेश का नजरिया रखना हो तो? देखो, ओएमसी के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना, अगर $60 के आसपास अगर जाता है ऑयल, और जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है ओपेक ने, तो ऑफ कोर्स ये नीचे रहने वाला लग तो नहीं रहा है। और टैरिफ और जिस तरह से चल रहा है, तो अभी ऐसा कुछ बढ़िया कह सकते हैं ना, कंजम्पशन भी नहीं आएगा ऑयल पे, तो ये ओएमसी के लिए अच्छा है। और बहुत सालों के बाद ओएमसी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक दौर होगा जहां उनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ बात करें तो बीपीसीएल मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जो आप देख सकते हो। इंडियन ऑयल भी एक अच्छा है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एज अ कैंप, पूरा कैंप अगर ओएमसी की बात करो तो एक तेजी का माहौल रहेगा, और मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपांशन रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अभी वो देखना है कि किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और किस तरह से इस ये जो लोअर ऑयल प्राइसेस का फायदा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरवेंट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि ना ये लोग ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, डायरेक्टली तो इंपैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, ओएमसी आपके रेडार में होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक ये मूवमेंट आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मूव आपको देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक्स में। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो कौन सा शेयर आपके काम आएगा।
अपने साथ जोड़ेंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी आज की ट्रेड कौन सी है, कौन सा शेयर आपने चुना है? वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज अगर हम बात करें ऑप्शंस की रणनीति की, तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेड चुना है वो एफएमसीजी सेक्टर से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। डेली चार्ट्स पर अगर देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। साथ ही साथ में अपने 100 डीएमएस को स्टॉक ने क्रॉस किया है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। एमएसीडी भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर को इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक फर्दर जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी देखिए तो लाइक फ्राइडे तक हम देख रहे थे, फ्राइडे तक एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग था और आज फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा मोमेंटम कमिंग डेज में कंटिन्यू होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2380 का 2380 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। ये स्पॉट किया था मैंने करीब 43 के आसपास, अभी 45-47 के अराउंड प्रीमियम है। इनकेस अगर वापस 43 मिलता है तो इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का। ऊपर में टारगेट मुझे 70 तक नजर आ रहा है, क्योंकि इसका लॉट साइज 300 का है। सो मैक्सिमम लॉस स्टॉप लॉस के केस में 4500 हो सकता है। वहीं अगर टारगेट हिट होता है 70 का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 8100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। एचयूएल 2374 रुपए 40 पैसे का भाव है, कैश में 1.5% ऊपर है और आपको इन द मनी ये कॉल खरीदने की सलाह है। एचयूएल की 2380 वाली 43 रुपए के भाव पर आपको मिलेगी और लक्ष्य 70 रुपए का, स्टॉप लॉस 28 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 8100, अधिकतम नुकसान आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 4500 रुपए का इस स्ट्रेटजी में। तो आज घूम फिर के हो सकता है कि ये जो मतलब बाजार में ट्रेंड इज फ्रेंड, ये तो सभी जानते हैं, जहां पर मौके होंगे वो एक्सपर्ट्स की तरफ से भी निकल के। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो एफएमसीजी आज का प्ले है। अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे तो आपको वो शेयर सबसे ऊपर दिखाई देंगे। बाजार में इंडेक्स लेवल पर आप देखेंगे कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन एचयूएल टॉप परफॉर्मर है। एचयूएल के पीछे एशियन पेंट्स, ये भी कंजम्पशन बास्केट से, और टाटा कंज्यूमर हो गया। कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छे तगड़े मूव हैं, और डाबर और गोदरेज कंज्यूमर में 2.5 से 5% के तगड़े मूव्स हैं। लेकिन ये तेजी है क्यों, जरा ये समझ लेते हैं। एफएमसीजी शेयरों में आज माहौल अच्छा क्यों है, इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, शरद से समझेंगे। शरद बताइए, आज चौतरफा बाइंग और अपडेट्स तो अच्छे आ ही रहे कंपनीज के। जी बिल्कुल, चौतरफा बाइंग तो आई है, लेकिन एफएमसीजी स्पेस ऑफकोर्स एज अ डिफेंसिव है, लेकिन Q1 अपडेट्स अब फोकस पे रहेगा। ऑफकोर्स हमने थोड़े दिन पहले मैरिको की अपडेट देखी, स्ट्रेंथ आया था, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लीजिए, डाबर ले लीजिए, नायका ले लीजिए, ऑफकोर्स ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आता है, लेकिन एफएमसीजी या कंजम्पशन पैक पे जो है ओवरऑल इनलाइन टू गुड सेट ऑफ अपडेट्स देखने मिला है। ऑफकोर्स इसकी डिटेल्स में तो हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव आ रहा है। आज दिन के ट्रेड में भी देखिए गोदरेज, डाबर, सारे स्टॉक्स में एक तेज़ी आ रही है। और सबसे पहले हम बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी है जिस पे हमारी नज़र रहने वाली है एफएमसीजी पैक पे। एफएमसीजी पैक पे याद रखिए मॉनसून में स्ट्रेंथ देखने मिला है, लगभग 110% से ज़्यादा का जो है मॉनसून का ओवरऑल कवरेज हमें देखने मिल रहा है। रूरल और अर्बन कंजम्पशन दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छी पकड़ देखने मिल सकती है, एक अच्छी राइज देखने मिल सकती है। और इम्पॉर्टेंटली ब्रेंट क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस बिनाइन है, लोअर साइड में है, और इसके कारण क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होती है एफएमसीजी स्पेस में, वहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली जो आईटी के जो टैक्स रिलीफ बेनिफिट्स आई है, जो 12 लाख तक का जो है इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं लिमिट्स पे एग्जेम्पशंस आया है, उसका बेनिफिट आपको थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में प्ले आउट देखने मिल सकता है। और उस क्वार्टर में ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन भी रहता है, जहाँ पे एफएमसीजी स्पेस का डिमांड वो भी बढ़ जाता है। तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर FY26 में और अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, और एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो फार्मर्स को मिलता है वो बेनिफिट भी आपको एफएमसीजी स्पेस में देखने मिल सकता है। आज के एफएमसीजी स्टॉक्स पे देखिए एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिल रही है। और अगर आप लंबे अवधि की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है अंडर परफॉर्मेंस किया था निफ्टी के साथ। तो ऑफकोर्स अभिषेक, ये एफएमसीजी पैक पे जो है आज देखिए एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और अब डेज हाई पे जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी है। डेज हाई पे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। और अगर आप वायदा के टॉप परफॉर्मर को देखेंगे, एचयूएल 2% ऊपर, डाबर 3.5% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर उनके भी ऊपर करीब 4.5-5% के आसपास के तगड़े मूव्स आपको इन शेयरों में देखेंगे। और मॉनसून अच्छा है, अब तो ये भी एक बढ़िया ट्रिगर का काम करेगा। अपडेट्स खैर अच्छे आ ही रहे हैं सारी की सारी कंजम्पशन, स्पेशली एफएमसीजी वाली या कंपनीज के।
प्रशांत जी, कोई शेयर आपके भी रडार पर है जहां पर तेजी यहां से बन सकती है? एचयूएल में ऑप्शन की स्ट्रेटजी आ गई, डाबर अभी थोड़ी देर पहले एक और हमारे एक्सपर्ट ने, शिवांगी ने रेकमेंड कर दिया। आप बताइए क्या चुनेंगे? तो अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ब्रिटानिया के लिए। अगर हम करंटली देखें 5,800 810 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये अगर 5,840 के ऊपर निकल जाए 5840, तो मैं इसमें एक बाय इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस होगा करीबन 5,800 के जस्ट नीचे 5790। वहां से मेरा टारगेट होगा करीबन 6,050 से लेके 6,080 का। ब्रिटानिया पे राय जो है प्रशांत की आ रही है। तपन, एफएमसीजी स्पेस पे तो हमारी चर्चा हो गई, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ऑफ कोर्स देखें, नायका के नंबर्स आए हैं, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी हमने एक अच्छी तेजी देख ली है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में आपको कुछ अच्छा स्टॉक लग रहा है? सर जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स नायका तो हमने बात की थी पहले भी, और यहाँ मुझे ओवरऑल ठीक ठाक ही ग्रोथ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 220, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 220 के आसपास घूम रहा है। तो ये स्टॉक नो एक अच्छा तरह से नो कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में काफी रिकवरी आ रही है। यहाँ अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं 200 के आसपास। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। इवन जैसे टाइटन की भी मैं बात करूँ, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में मुझे अच्छा लग रहा है। जो जिस तरह से उनका गाइडेंस और मार्जिन एक्सपेंशन की बात हुई है, तो वहां भी एक तरह से नो कह सकते हैं कि मूवमेंट आ सकते हैं। काफी टाइम से टाइटन एक कह सकते रेंज में घूम रहा था, लेकिन अभी थोड़ा हमें देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो वो थोड़े लंबे समय के लिए आप ये देख सकते हो। और ऑफ कोर्स गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन दे नो हाउ टू मैनेज इट। तो ये दो स्टॉक मेरे नजर में रहेंगे अभी। और अगर आगे जाके की बात करें तो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में देखो ग्रोथ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन है, मॉनसून है, तो वन हैज टू कीप इन आइन। और अगर हम लोग कंजम्पशन की भी बात करें, जुबिलियंट जो आज जो न्यूज आई, जुबिलियंट भी काफी टाइम से अगर कंजम्पशन में देखे ना, तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। बीच में बहुत अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन आई थिंक उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है और धीरे कह सकते हैं कि अपना जिस तरह से एलएफएल ग्रोथ अभी थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन आगे जाके और बढ़ेगा। तो वो भी एक कंजम्पशन में मुझे ठीक ठाक लग रहा है जुबिलियंट, अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचे तो। लंबी अवधि के लिए जुबिलियंट पे जो है राय तपन की। लेकिन प्रशांत, एशियन पेंट्स पे भी एक बार नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स ये कंजम्पशन स्पेस का ही एक और स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी सी मोमेंटम आ रही है बाइंग की। 2445 लेवल्स पे जो है स्टॉक खड़ा है। या एशियन पेंट्स पे यहाँ पे लगता है कि और फॉलो बाइंग आ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 2600 2700 लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करना होगा। पोजिशनली डेफिनेटली स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आ रहे हैं। इनिशियल आसार जो हम कहते हैं ट्रेंड चेंज के, वो थोड़े नजर आ रहे हैं। बट मुझे चाहिए कि ये स्टॉक करीबन 2400 के आसपास एक डिप ले। वहां से जो पहला टारगेट में दिखूंगा वो होगा 200 दिनों के एवरेज, जो करीबन 2460 2470 के बीच प्लेस्ड है। उसके ऊपर क्लोज होने के बाद हम नजरिया और चेंज करके फर्दर टारगेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत समय से 200 दिनों के एवरेज के नीचे रहा है। एक बार पोजिशनली उसके ऊपर क्लोज हो तो डेफिनेटली रणनीति और राय इसके बारे में चेंज की जा सकती है। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये भी हो गया। और इंडेक्स बिल्कुल रेंज बाउंड है, ज़्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। एक्शन अगर आपको कहीं दिखेगा भी तो वो कंजम्पशन के अलावा थोड़ा मोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल में दिखेगा। एक व्यू आपसे प्रशांत जी, रिलायंस के शेयर पर भी चाहिए। अच्छे से अभी टिक रहा है 1500 रुपए के ऊपर। रिलायंस में आप यहां से क्या टारगेट देख रहे हैं? 1534 के प्राइसेस फिलहाल हैं, क्या यहां से भी लॉन्ग करना चाहिए? जी अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बट थोड़ा स्ट्रेच्ड है। कूल डाउन होने के लिए वेट करना चाहिए। स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स का है। अगर ये 1510 1515 के जोन में आए तो एक फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1490 1490। वहां से आप पोजिशनली फिर से एक बार 1550 65 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। बट करंट लेवल पे मेरी सलाह होगी कि एक डिप के लिए वेट करना बेहतर होगा। डिप के लिए वेट करना बेहतर होगा। रिलायंस में अब डिप देखते हैं कब आता है। लेकिन अगर आप पिछले 7 दिन का परफॉर्मेंस देखिए, 2-2.25% आपको ऊपर शेयर दिखेगा। महीने भर में 6% के आसपास की तेजी रिलायंस के शेयर ने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जो रेंज में फंसा था 1400 से 1500 वाली, उसको पार करके कम से कम ऊपर बढ़ने की कोशिश ये कर रहा है। सीडीएसएल पर भी प्रशांत जी आपसे व्यू चाहिए। सीडीएसएल में हमने देखा कि शुक्रवार को पिटाई हुई।
जब जेन स्ट्रीट वाली जब खबर सामने आई कि उन्होंने अनएथिकल गेन्स बनाए हैं 4,500 करोड़ रुपए के वापस करने के आदेश दिए गए, फिर ऐसा लगा कि नहीं अगर एफआईज पर सख्ती होती है, जो बड़े हेज फंड्स हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं विदेश के, अगर उन पर सख्ती हुई तो वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल वापसी करता हुआ दिख रहा है। शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन ये ऊपर आ रहा है शेयर। ये ट्रस्ट करके एक तेजी का सौदा ले सकते हैं क्या इस पर? जी मुझे लग रहा है अभिषेक जी चार्ट पे ये क्लियर बाय नजर आ रहा है, बट जो स्टॉप लॉस है वो 1725 1725 का है। तो मेरी सलाह होगी कि रिस्क मैनेज करने के लिए कैश में स्मॉल पोजीशन बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। 1725 स्पॉट क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से ये स्टॉक अगर टेक ऑफ हो तो आपको कम से कम यहाँ पे 1850 से लेके 1880 85 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। प्रशांत, आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूं कि इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स में जो है क्या ट्रेड बन रहा है निफ्टी बैंक का, यहाँ पे कोई पोजीशंस हम ले सकते हैं वायदे बाजार में? जी मेरे हिसाब से अगर दोनों ही इंडाइसेस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में करीबन 57,200 के ऊपर 57,200 के ऊपर क्लोजिंग पे स्ट्रेंथ आएगी, तो मैं वहां पे वेट करूंगा। निफ्टी में अगर हम देखें तो हम शुक्रवार के लो को यानी करीबन 25,300 310 एक स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम फिर से एक बार जो स्विंग हाइस बने थे करीबन 25,600 650 इनको टेस्ट कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक जो गैप है 25,800 850 वहां तक हम जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 31 जुलाई की कॉल देखिए 57,200 लेवल्स पे, जहाँ पे 11% का ओपन इंटरेस्ट का चेंज आ रहा है, और वही 25,500 का कॉल की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं चेंजेस देखने मिल रही है। लेकिन चलिए तपन एक बार इंडस टावर्स पे नज़र डालते हैं। देखिए स्टॉक 3% गिरा है। स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम पहले हमने देखी मिली थी, जिस तरह टावर एडिशंस आ रहा था, टेलीकॉम स्पेस पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही थी एक एक करके। इंडस टावर्स ऑफकोर्स इसका यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, डिविडेंड डील का ये एनालिसिस हमने किया था थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था। ज़रा बताएं इंडस टावर्स अभी कैसा लग रहा है? स्टॉक 3% डाउन है लेकिन। जी इंडस टावर देखिए एज सच नो काफी वो कहते हैं ना वॉलेटिलिटी काफी रहती है ना। बीच में ऐसी बात हुई थी जब वोडाफोन रिवाइवल हो रहा था तो इंडस टावर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वापिस वोडाफोन के न्यूज पे भी इंडस टावर में बहुत सारी ऊपर नीचे होता है। भारती का ऑफकोर्स बड़ा स्टेक है, तो देखो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच नो टावर बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो किक नहीं है एक तरह से ना कि बड़ा नो यहाँ से जंप मार सके, क्योंकि ये काफी न्यूज फ्लो पे रहता है। एंड ऑफकोर्स ये मंथ में अच्छा खासा चल भी गया है। तो मेरे हिसाब से अगर इंडस टावर अगर आपको लेना है तो मैं तो अवॉइड बोलूंगा कंपैरेटिवली। आई थिंक बेटर भारती एयरटेल आ जाता है अगर आपको टेलीकॉम में ही काम करना है तो कोई शेयर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे इंडस टावर में वॉलेटिलिटी काफी लग रही है, और खास करके जो वोडाफोन आइडिया रिलेटेड स्टेक का है उसका भी बिजनेस प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स नो टावर एक्विजिशन चल रहा है भारती एंटरप्राइज से, वो सब और काफी सारी चीजें और भी चले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो इसमें हो सकता है कि पे आउट भी थोड़ा, डिविडेंड में भी थोड़ा प्रॉब्लम आए, और स्टेक में भी कह सकते हैं कि अनिश्चितता रहेगी दोनों भारती और वोडाफोन में। तो यहाँ मैं अवॉइड करूंगा कंपेरेटिव, मुझे भारती एयरटेल ज्यादा सेफ लग रहा है। इंडस टावर को लेकर ये व्यू तपन जी की तरफ से। और भारती एयरटेल निश्चित तौर पर सेक्टर लीडर है, 2,000 रुपये के ऊपर के प्राइजेस हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनीज 5G का एक्सपेंशन भी कर रही है, अपने आरपू को बढ़ाने पर भी फोकस है। और सुनील मित्तल ने बयान भी दिया था कि 300 रुपये के ऊपर के आरपू अगर हो जाएं तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा, और उस दिशा में कंपनी कोशिश कर भी रही है। बढ़िया रफ्तार से शेयर चला है, और वेटेज के लिहाज से भी निफ्टी में काफी अहम कंट्रीब्यूटर है भारती एयरटेल। 2023 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये आपको निवेश के लिए एक बढ़िया शेयर सुझा रहे हैं तपन जी आपसे कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? जी इनमें से किसी में मेरा निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। प्रशांत जी आपका कोई डिस्क्लोजर? जी सेम ही होगा, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उनमें मेरा निवेश नहीं है, बट क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं तो वहां निवेश हो सकता है। लाजमी सी बात है, क्लाइंट्स का निवेश इसमें हो सकता है, पोजीशन भी हो सकती है। तपन जी और प्रशांत जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इस शो में तो इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक नहीं लेंगे। 10 के बाजार की शुरुआत सीधे कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।
बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। निफ्टी 25,450 के पास सपाट, वहीं निफ्टी बैंक 75 अंक गिरकर 57,000 के नीचे। अनुमान से बेहतर बिजनेस अपडेट से एफएमसीजी शेयरों में तेजी। गोदरेज कंज्यूमर में करीब 5% का उछाल। टावर, इमामी और एचयूएल में 2 से 3% की मजबूती। डोमिनोज के सुस्त एलएफएल ग्रोथ से जुबिलेंट फूड में करीब 2.5% की कमजोरी। जून तिमाही में जुबिलेंट फूड की कंसोलिडेटेड आय में 17% का इजाफा। आईटी शेयरों पर बिकवाली का दबाव। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में 1 से 1.5% की नरमी। एम्फेसिस, विप्रो और इन्फोसिस के शेयर भी कमजोर। डिफेंस शेयरों में मुनाफा वसूली हावी। भारत डायनेमिक्स, बीएल 2% से ज्यादा नीचे, वहीं गार्डन रीच, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड में 1.5 से 2% तक की कमजोरी। आज से खुला ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। प्राइस बैंड 1045 से 1100 रुपए। आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। और एसएमई आईपीओ, मेटा इन्फोटेक के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी का आईपीओ पर कॉशियस रहने की सलाह।